लापता हुए झारखंड के सीएम सोरेन, एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन तैयार, आवास पर सर्च अभियान जारी। राज्यसभा चुनाव का हुआ ऐलान, 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को होगा चुनाव, यूपी की 10 सीटें शामिल। आम आदमी पार्टी ने अडानी को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा फायदा पहुंचाने के लिए काटे जा रहे छत्तीसगढ़ के जंगल। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। वाराणसी पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिला जेल में कैदियों को बांटे कंबल, जेल में स्वच्छता को लेकर हुए नाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। 15 राज्यों में होने वाले 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया, राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे और इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक होगी। साथ ही मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस बीच राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है यूपी में राज्यसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो सकती है। गौरतलब है, आगामी 2 अप्रैल को यूपी में 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही, जिसके लिए अभी से सभी पार्टियों ने जोड़ तोड़ के साथ सियासी समीकरण बिठाने की तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यहां जो 10 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से कुल 9 सीटें भाजपा के पास है, तो वहीं सपा के पास 1 सीट जया बच्चन के पास है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने अफसरशाही को लेकर बड़ा फैसला किया। चुनाव आयोग ने ऐसे अफसर को हटाने का निर्देश दिया जो 23 जून 2024 तक एक स्थान पर लगातार अपने 3 साल पूरे कर लेंगे। वर्तमान में तैनात अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में अगले 2 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार अनेक और पीसीआईएस और पीसीएस अधिकारियों को हटा देगी। उनका कार्यक्षेत्र बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर इस संबंध में समीक्षा चल रही है और सूची तैयार की जा रही है। इस बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े परिवर्तन आएंगे। लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से गंभीर प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अफसरशाही के संबंध में निर्णय लिया जाना। इसको लेकर सबसे बड़ा आदेश चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से इस पर मंथन शुरू कर दिया गया है। अगले 2 दिन में निर्णय भी हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के 1 हफ्ते बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और अंदर की व्यवस्था को भी देखा। रामलला के भक्तों को दर्शन में समय ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण और भ्रमण के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय समेत अन्य ट्रस्टियों के साथ बैठक की, जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से रामलला के दर्शन करने की रणनीति पर विचार किया गया। इससे पहले सीएम योगी गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज के युवाओं में ऊर्जा की कमी नहीं है, अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। जब हम कर्तव्य को वरीयता देंगे तब हमारे सामने देश प्रेम पहले होगा। स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। उनके नाम पे राशन निकलता था, लेकिन राशन उस पात्र व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता था।
और तब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से। उसकी एक बड़ी बड़ी स्क्रीन हमने लखनऊ में लगा दी और लखनऊ की उस स्क्रीन से हम हर पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि कहां पे फर्जी हो रहा है। उस मशीन के माध्यम से सारी जानकारी उससे प्राप्त हो सकती थी, कहां घटतोड़ी हो रहा है। ना आप कम दे सकते हैं और न ही मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। आधार से प्रत्येक राशन कार्ड को जोड़ दिया गया और हर व्यक्ति के नमूने ले लिए गए। परिणाम क्या है? आज जब भारत सरकार जांच कराती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा है, जबकि सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे बड़ा मंत्र है तकनीक, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी तकनीक को अपनाने के लिए बार बार जोर देते हैं। उस दिशा में प्रयास होना, डिजिटल इंडिया का संकल्प और इस सपना क्या साकार हो सकता है? हां, हम सबको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम लोगों ने राज्य में इसलिए इस स्कीम को चलाई। स्वामी विवेकानंद हम सब जानते हैं, एक युवा सन्यासी थे। मात्र 39 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। वैश्विक मंच पर भारत की सनातन परंपरा को प्रभावी ढंग से रखने का कार्य उन्होंने किया था। दुनिया के सामने भारत के धर्म और दर्शन को जिस सशक्त तरीके से उन्होंने रखा और उन्होंने केवल कहा यह केवल पोगापंथी नहीं है, जो कुछ भी है यह विज्ञान से आगे बढ़ करके है। विज्ञान की सीमाएं जहां पे ऐसा लगा होगा, लेकिन अपनी खेती बाड़ी से जो अर्जित किया, बाजार में गए, राशन दिया, राशन के बदले अपना सामान खरीद के लेके आ गए। एक गांव था। आत्मनिर्भरता कैसे आत्मनिर्भर होगा? 13,000 करोड़ की काली हर वर्ष जाती है। थोड़ा प्रमोट किया सरकार ने, उनको एक मंच दिया, तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके स्थानीय स्तर पर जो हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जिसे बनाता है, उससे रोजगार का सृजन भी होता है। और इसका लाभ हमें कब प्राप्त हुआ? कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग वापस आ रहे थे। कारीगर, कामगार, मजदूर, श्रमिक वापस आ रहा था। कहां काम दे? क्योंकि तमाम राज्यों ने तो उनके साथ जो व्यवहार किया था वो किसी से छुपावा नहीं, और अकेले उत्तर प्रदेश का जो कहना था कि नहीं हम अपने लोगों को संभालेंगे, हम खड़े हुए और उन 40 लाख लोगों को सम्मानजनक ढंग से प्रदेश के अंदर लाए, उनके गांव तक पहुंचाया। हम लोगों ने कहा कि इनसे ज्यादातर लोगों को काम दे दो। ओडीओपी योजना के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत या एमएसएमई यूनिट के अंदर हम लोगों ने उनको उनके साथ समायोजन करना प्रारंभ किया। परिणाम क्या था? ज्यादातर लोगों को रोजगार मिला। अगर सरकार पहले से तैयार नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय कारीगर को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कारीगरों को प्रोत्साहित करके नया मंच दे सकते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, तो हम उस पर गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। यही विरासत पर गौरव की अनुभूति यही है। और जब कोई व्यक्ति अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है तो उसका वर्तमान भी अच्छा होता है, भविष्य भी उज्जवल होता है। और उसी उज्जवल भविष्य की कामना आप सबके प्रति करते हुए मैं अपनी मंडल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अच्छी दिशा में कार्य करेगा। शासन की योजनाओं को इन छात्रों तक पहुंचा करके इनके उज्जवल भविष्य को बनाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
पे राशन निकलता। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ साथ आने के बाद बना इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब और फिर बिहार में इंडिया गठबंधन के कमजोर होने के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होगी। और इस सब के बीच गाजियाबाद में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने बिहार के पूरे प्रकरण पर बयान दिया और उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन का तो नीतीश जी ने अंतिम संस्कार कर दिया। जब से बना कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे। 24 का इलेक्शन है, किस तरीके देखेंगे उसको, अलायंस को? देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 66,575 हेक्टेयर से अधिक जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है। इसकी कीमत अरबों में है। वहीं अभियान के तहत कार्रवाई में 24,135 राजस्व वाद दर्ज कराए गए हैं। इनमें कई बड़ी सरकारी जमीनों को भी माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र कुमार अग्रवाल के द्वारा अधिवक्ताओं के वेशभूषा में आपराधिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने के संबंधित विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी। कुछ पीड़ित पक्षों के द्वारा किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से आरोप था कि कुछ आपराधिक तत्व जो है तथाकथित अधिवक्ता ट्रेन करते हुए और काले कोट की आड़ में अवैध तरीके से जमीन और मकान कब्जाने में संलिप्त हो गए, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस रिट की सुनवाई समय समय पर हुई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई सारे इसमें निर्देश निर्गत किए गए और इसकी सुनवाई वर्तमान में प्रचलित है। इसमें पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा एक एफिडेविट भी दिया गया और उनके सख्त कार्रवाई करते हुए सारे विवरण उपलब्ध कराए गए एवं एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की बात भी अंकित की गई। जिस क्रम में अवगत कराना है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी महानगर के कार्यालय में एक विशेष गठित किया गया है, जिसमें एक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी है जो इसके समस्त डिटेल्स की मॉनिटरिंग करेगा। इस सेल का मुख्य कार्य जो है, जो माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में विस्तृत तरीके से बताया है कि इस सेल का मुख्य कार्य अवैध तरीके से जमीन और भूमि कब्जाने के प्रकरणों को देखना, माननीय न्यायालय के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले प्रकरणों को देखना, गवाहों को धमकाना, बातकारी को धमकाना, ऐसे प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये भी अवगत कराना है कि थाने पर पूरे वक्त शिकायतें नहीं जाएंगी और जिस तरह से वहाँ पर FIR आदि की कार्रवाई होती है वो की जाएगी। यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसके जमीन पर तथाकथित आपराधिक तत्वों में अधिवक्ता को खुद को स्वयं बताते हुए काले कोट की आड़ में कोई अपराध किया है और कोई गलत तरीके से मकान कब्जाने का प्रयास किया गया है,
और उसकी सुनवाई अगर नीचे स्तर पर नहीं हो रही है तो वो अपनी बात म्यूनिसिपल लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में उपस्थित होकर रख सकता है, जिसमें सघन जांच कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे समस्त प्रकरणों की विस्तृत मॉनिटरिंग करते हुए इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा। धन्यवाद। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने शातिर लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया और दूसरे को गिरफ्तार करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया दोनों के पास से करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए और कई अवैध हथियार बरामद हुए। ये शातिर लुटेरे जंगलों में सामान उतारकर दूसरे ट्रक में लोड कर रहे थे, तभी पुलिस टीम को आते देखकर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं डीआईजी अलीगढ़ रेंज सलाम माथुर ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। ट्रक को रोक दिया गया और उसको ड्राइवर का मार करके तमंचे के बल पे उसको लूट लिया गया और उसमें करीब 35 लाख का नेस्ले का सामान था जो पंजाब से सिलकर असम से जा रहा था और ये बहुत बड़ी घटना थी। और सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग सक्रिय हुए, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीओ साहब, वगैरह सारे लोग सक्रिय हुए, जगह जगह वगैरह बंदी की। अंत में उसे हम लोगों को पता चला कि ट्रक इस साइड में गया, तो उधर गए तो सामान उनके द्वारा उतारा जा रहा था दूसरे ट्रक में। इस दौरान पर माथे ने पुलिस को फायरिंग किया है, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव में जो फायरिंग किया उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि के नीता जो चकवाली देहात और हमारा हरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक अभी फरार है, उसको गिरफ्तारी करेंगे। कुल 1 करोड़ 13 लाख की रिकवरी है, इसमें माल से लेकर के ट्रक और जो ट्रक से लूटा गया है। एक अभी फरार है, उसको भी गिरफ्तार करेंगे और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है, उनके ऊपर कमीशन की कार्रवाई भी करेंगे। आईजी महोदय द्वारा इस कार्य के लिए स्पष्टी पत्र देने की घोषणा की गई है। वहीं पीलीभीत से एक और खबर सामने आई, जहां कुछ दबंगों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार से बुरी तरह मारपीट की। इतना ही नहीं, गले को भी लूटने की कोशिश की, जिसमें छीना झपटी में कई नोट फट गए। वहीं मामले में पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से आरोपियों की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद उसने एसपी को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जो मोहल्ले के लोग जो है पुराने रंजिश रखते हैं, इसलिए कल लोग आए लाठी डंडे लेके और दुकान में घुस गए, तोड़फोड़ करी, गले में से पैसे भी निकाले मेरे और कई लोग फट गए और ये धमकी दे के जा रहे हैं कि दुकान में खोले देंगे। पुलिस में शिकायत की और लम्बा तो कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है हमारी। हम चाहते हैं हमारी रिपोर्ट दर्ज हो, इसलिए जो हमारा ये कारोबार है वो धमकी दे के जा रहा है कि हम गलत मुकदमा तुम्हारे नाम से करेंगे। और तुम्हें दुकान में वीडियो बनाई आपने? जी हमने वीडियो भी बनाई है, क्या लगाएंगे जो पड़ोस के लोग हैं पीछे वाली गली के, निम्ना नाम है उनका, और ये सभी घर वाले लाठी डंडे लेके आए थे। पीलीभीत में घर से लापता हुई छात्रा का शव नहर में मिला, जिसके बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बता दें 26 जनवरी को छात्रा खुशबू गायब हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी तलाश की लेकिन नहीं मिली। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब शव मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हम काम करने के लिए गए थे पूरा, और वो घर पे था, घुसना चली गई। छोटा वाला भाई भोगा चला गया था, लेकिन मैं घर पे थे तो पता नहीं खेत पे गए तो वो पास खेती है तो नहर है, पता नहीं नहर में आकर के कैसे तो हम ढूंढते थे, लेकिन वो मिली ने खेत में देखा, गन्ना में सब देख लिया लाले ने, पर नहर में नहीं देखा। तो कितने बजे लगभग घर से निकली थी, ऐसे लिख रही है 2-3 बजे। फिर पता कैसे चला कि नहर में निकली पड़ी है? पता नहीं, मतलब हमें पता नहीं था, ऐसे देखते थे ढूंढते थे तो हमें लाठी हाथ में लगाई, पूरे खेत में हुआ था, लोग आए थे तो मिली नहीं,
तो कोई कहे नहर में देख लूंगा, वहाँ तो लोग देखते थे, तो मिले मिली गड्ढे में मिली नहर में बिहार बिहार तो तुम बंद करवाई थी क्या? नहीं, वो ऐसे पानी कम हो गया शाम को ना, ज्यादा शाम हो गई थी, तो 11 बजे बाद तभी पानी अभी भाई। हाँ, तभी दिखाई दे कुछ सब कुछ लग रहा है आपको किसी तरह का? नहीं, सब फिलहाल किसी का नहीं लग रहा है। सामने आपको हम शाम को सब लोग रात में ढूंढ रहे थे पूरा गाँव, फिर शाम को मिलेगी। किस समय गायब हुई थी आपको बेटा? रात में किराए के मकान में रह रहे पुलिस कांस्टेबल के घर में उस वक्त भगदड़ मच गई जब किचन में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि उसकी चपेट में आकर घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं कांस्टेबल ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आग का कारण सिलेंडर लीकेज बताया जा रहा है। फिलहाल कोई एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। जो मोहल्ला पेट्रोल नगर है, इसमें किचन में सिलेंडर में आग लगी थी, जिसकी सूचना पाते तुरंत फायर ब्रिगेड और फर्स्ट बेसन फोर्स से और तत्काल आपूर्ति रूप से बुझा जाएगा। तो यातायात तो नहीं बड़ी मुश्किल के बाद आपूर्ति रूप से बुझा जाएगा। ठीक है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।